Good morning, dear students. Today we are going to talk about some problems based upon ionization enthalpies. पिछले 3 लेक्चर्स में हम आयनाइजेशन एंथैल्पीज के बारे में डिटेल में पढ़ते आए हैं। तो आज हमने कुछ प्रॉब्लम्स करनी है जो कि आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। तो पहली प्रॉब्लम है, उन्होंने कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई हैं ए, बी, सी और डी में, और उन्होंने कहा कि ए, बी, सी, डी में से आप एक ऐसा एलिमेंट निकालिए जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट है। नंबर 2 पे उन्होंने कहा है कि ऐसा एलिमेंट निकालिए जिसकी सेकंड हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी है। तीसरे नंबर पे उन्होंने कहा है कि ऐसा एलिमेंट फाइंड आउट कीजिए जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी इन चारों में से ए, बी, सी, डी में से सबसे कम है। तो ए में 1:2s2 है, यानी ब्रिलियम हो गया, ब्रिलियम अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। बी 1:2s1 हो गया, यानी कि लिथियम हो गया जो कि अल्कली मेटल होता है। सी 1:2s2 यानी कि नाइट्रोजन हो गया जो कि हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ स्टेबल एटम होता है। डी 1:2s2 है, यानी कि नियोन हो गया जो कि नोबल गैस है। तो ऑब्वियसली ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि डी नियोन नोबल गैस है, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे हाईएस्ट होगी। तो हमारा फर्स्ट आंसर मिल गया हमें, एलिमेंट विद हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज डी, जो कि एक नोबल गैस है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन 1:2s2 है। आपको बताया हुआ है कि नोबल गैसेस की जो आयनाइजेशन एंथैल्पीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा होती है। दूसरा हमें फाइंड आउट करना है एलिमेंट विद सेकंड हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो मैंने बताया था कि ए, बी, सी, डी में से सी जो है वो नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन एग्जैक्टली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है जो कि बहुत ही स्टेबल होती है, लेकिन नोबल गैसेस जितनी नहीं। तो इसलिए नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी भी हाई होगी लेकिन नोबल गैस से कम। तो ये सी जो है ऐसा एलिमेंट हो गया, यानी कि नाइट्रोजन ऐसा एलिमेंट हो गया जिसकी सेकंड हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी है। थर्ड नंबर पे उन्होंने पूछा है कि एक ऐसा एलिमेंट बताइए जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी इन चारों में से सबसे कम है। तो ए अल्कलाइन अर्थ मेटल था और बी क्या है, अल्कली मेटल है। तो पीरियोडिक टेबल में किसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है, अल्कली मेटल्स की। ठीक है, तो इसका मतलब जो बी है यानी कि लिथियम, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे लोएस्ट होगी क्योंकि ये अल्कली मेटल है, और पूरे पीरियोडिक टेबल में अल्कली मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी जो है सबसे कम होती है। ठीक है, तो अगर इनको अरेंज करना हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कि सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है, वो ए की है। उसके बाद फिर ज़्यादा किसकी है, अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी बी की है। ठीक है, तो उसके बाद ज़्यादा किसकी है, नाइट्रोजन की है। उसके बाद सबसे हाईएस्ट किसकी है, नियॉन की, यानी कि लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी लेसर दैन ब्रिलियम, लेसर दैन नाइट्रोजन, लेसर दैन नियॉन। तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कर दिया है, अरेंज कर दिया है। ठीक है बच्चे, तो ये जो क्वेश्चंस हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी के, इस तरह के सब्जेक्टिव में हो सकता ना आए, लेकिन एमसीक्यूज़ में इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। ठीक है, बल्कि इस तरह के ही आते हैं। तो वैसे एक बात बताऊं कि अल्कली मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे कम होती है, पर अल्कली मेटल में भी सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी सीजियम की होती है 374 किलो जूल पर मोल, और लिथियम की जो है वो अल्कली मेटल में सबसे ज़्यादा होती है 520 किलो जूल पर मोल। ये आपको कहाँ पे मिलेगा, ये वाली वैल्यूज़ जो मैंने बोली हैं, जो मैंने आपको टॉपिक कराया था वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पीज इन द ग्रुप, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं कि अल्कली मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी पीरियोडिक टेबल में सबसे कम होती है, और एक ऐसा अल्कली मेटल बताइए जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी अपने अल्कली मेटल में भी सबसे कम है, वो सीजियम है। और अपने अल्कली मेटल में सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी है, वो है लिथियम की। पर इन 4 ऑप्शन में से ए, बी, सी, डी नोबल गैस है, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी इसलिए सबसे ज़्यादा है। सी नाइट्रोजन है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड हाईएस्ट है। और बी जो है अल्कली मेटल है, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होगी।
ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉब्लम थी बच्चा। आई एम श्योर यहाँ पे बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, लेकिन एग्जाम में आपको बस वर्बली देखना है। ये 4 है बेरिलियम अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये बी है, ये अल्कली मेटल, तो ये सी है, ये नाइट्रोजन, ये डी है, ये नोबल गैस है। तो सोच लेना है कि किसकी सबसे ज़्यादा होगी, नोबल गैस की। उससे कम किसकी होगी, नाइट्रोजन की। उससे कम किसकी होगी, अगर होगी तो अल्कलाइन अर्थ मेटल की। सबसे कम किसकी होगी, अल्कली मेटल की। वहाँ पे इतना कुछ लिखना की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे आपको वर्बली दिमाग में ही सोच के प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। ठीक है, यहाँ पे डिटेल में आपको बताया गया है कि कैसे प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना है। ठीक है बच्चे, ये आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम थी आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर। सेकंड प्रॉब्लम में उन्होंने क्या कहा है कि एलिमेंट हैं 1 2 3 4, उनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी दोनों दे दी हैं। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं, और सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए उसे सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। तो उन्होंने एलिमेंट का नाम रखा 1 2 3 4। तो उन्होंने कहा कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी दी है, सेकंड दी है, तो इनमें से आपने फाइंड आउट करना है ए रिएक्टिव मेटल। रिएक्टिव मेटल होता है जो कि अल्कली मेटल होता है। तो मैं तो इसको देखने के साथ एकदम से इमीडिएटली बता दूंगा कि ये जो सेकंड है ये रिएक्टिव मेटल है, क्योंकि इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है इन सब में से बहुत ही ज़्यादा कम है। और वैसे बता दूं कि अल्कली मेटल्स की, यहाँ पे नोट लिख देता हूँ कि अल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी जो फर्स्ट है वो वेरी करती है 374 से लेके 520 किलो जूल पर मोल तक। यानी कि कम से कम 374, ज़्यादा से ज़्यादा 520 किलो जूल पर मोल। तो क्लियरली पता चल रहा है 520 किलो जूल पर मोल है, तो ये अल्कली मेटल होगा, यानी कि ये रिएक्टिव मेटल होगा, क्योंकि अल्कली मेटल्स को हमने पीरियोडिक टेबल में क्या बोला हुआ है, रिएक्टिव मेटल बोला हुआ है। आगे बी उसने कहा है फाइंड आउट कीजिए रिएक्टिव नॉन मेटल। तो रिएक्टिव नॉन मेटल ऐसा होना चाहिए जिसकी नॉन मेटल होना चाहिए, तो जिसकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर सबसे ज़्यादा होगी तो वो नोबल गैस हो जाएगी। तो लेकिन नोबल गैस से कम होनी चाहिए। तो अगर हम फर्स्ट को देखें तो 2372 है, ये नोबल गैस की हो सकती है। और अगर फोर्थ को देखें 1680, और जो सेकंड है वो ऑलमोस्ट डबल है। अगर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई हो लेकिन नोबल गैस से कम हो, और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है फर्स्ट से ऑलमोस्ट डबल हो, तो वो हैलोजन हो सकता है, यानी कि वो एक रिएक्टिव नॉन मेटल हो सकता है। तो इसका मतलब जो फोर्थ है वो एक रिएक्टिव क्या है, नॉन मेटल है। तो हमें रिएक्टिव मेटल का भी पता चल गया, रिएक्टिव नॉन मेटल का भी पता चल गया। रिएक्टिव मेटल होते हैं अल्कली मेटल्स, रिएक्टिव नॉन मेटल होते हैं हैलोजेंस। रिएक्टिव मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होती है, रिएक्टिव नॉन मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी होती तो ज़्यादा है लेकिन नोबल गैसेस से कम होती है। सी पे आ जाइए, नोबल गैस। तो नोबल गैस का तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना ही मुश्किल होता है, तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो नोबल गैस होना चाहिए, क्योंकि इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है। तो हमें ये भी मिल गया फोर्थ, यानी कि हैलोजन, यानी कि रिएक्टिव नॉन मेटल, और ए रिएक्टिव मेटल यानी 2, ये भी मिल गया। नोबल गैस यानी फर्स्ट भी मिल गया, सिर्फ थर्ड नहीं मिला। तो ऑब्वियसली जो हमें नहीं मिला वो थर्ड ही होगा। तो उसने कहा है कि फाइंड आउट कीजिए एक मेटल जो कि स्टेबल बाइनरी हैलाइड्स बनाता है AX2 के, यानी कि एक ऐसा मेटल जिसकी वैलेंसी 2 हो,
और वो हेलोजन के साथ AX2 टाइप के कंपाउंड्स बनाते हैं। तो AX2 टाइप के कंपाउंड्स भी बनाएं और उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बहुत ज़्यादा ना हो, तो वो अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं। क्योंकि अल्कली मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी अगर सबसे ज़्यादा 520 होती है, 374 से लेकर 520, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल की 900 से के आसपास होती है। तो इसका मतलब कि ये जो एलिमेंट थर्ड है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल हो गया। और वैसे भी जो अल्कलाइन अर्थ मेटल होती है उनकी वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। जैसे सपोज कर लीजिए ब्रिलियम, ब्रिलियम अगर क्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, BeCl2। मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, MgCl2। तो ये एक बाइनरी कंपाउंड तो बनाएगा ही बनाएगा ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया भी हुआ कि जैसे ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्लोरीन है, इसके आउटरमोस्ट शेल में लोअर क्लासेस में 10th में आपने किया, इसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इनको एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो मैग्नीशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र कर देता है, एक इसको ट्रांसफ़र कर देता है। तो मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये कंबाइन करेंगे तो क्या बना देंगे, MgCl2, यानी कि हेलोजन के साथ एक बाइनरी कंपाउंड बना दिया। तो मैंने तो बहुत डिटेल में बताया हुआ है, लेकिन ऑब्जेक्टिव करने के लिए इतनी डिटेल में समझाया ज़रूर जाता है आपको, लेकिन आपने जब पेपर में करना है तो इसको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको एक बार फिर से बताने जा रहा हूँ। देखिए, उसने कहा कि रिएक्टिव मेटल फाइंड आउट कीजिए, तो आप इस पर लुक मारिए। आपको सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी मिल रही है, 2 की, तो ये रिएक्टिव मेटल हो गया। बी, उसने कहा कि रिएक्टिव नॉन मेटल फाइंड आउट कीजिए, आप इस पर एक लुक मारिए। सबसे ज़्यादा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, लेकिन सबसे ज़्यादा से कम यानी कि नोबल गैस से कम होनी चाहिए, तो वो 4th एलिमेंट की है 1680। तो ये एक हेलोजन हो गया, यानी कि रिएक्टिव नॉन मेटल हो गया। नोबल गैस जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है, यानी कि फर्स्ट हो गया। फिर उसके बाद अ मेटल दैट फॉर्म स्टेबल बाइनरी हैलाइड ऑफ फार्मूला AX2। तो पेपर में जब आपको फर्स्ट का आंसर मिल चुका है, सेकंड का आंसर मिल चुका है, फोर्थ का आंसर मिल चुका है, तो थर्ड के लिए मत्था क्यों मारोगे। थर्ड आपको क्लियर ही है कि थर्ड जो है वही होगा जो उसने पूछा है, मेटल दैट फॉर्म स्टेबल बाइनरी हैलाइड ऑफ फार्मूला AX2। तो वहाँ पे बस इतने टाइम में ही आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। वहाँ पे मतलब ये इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होती। हमें इतना कुछ लिख के आपको इसलिए बताना पड़ता है कि हम आपको बता सकें कि प्रॉब्लम जो है उसे कैसे आपने क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि रिएक्टिव मेटल कौन सा हो सकता है जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी। रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा हो सकता है जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा से या सेकंड हाईएस्ट होगी, यानी कि 4th हो गया। फिर उसने कहा है कि नोबल गैस जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी वो नोबल गैस हो जाएगी। तो फिर जो एक चीज़ रह गई है वो नेचुरली कौन सा एलिमेंट होगा, थर्ड होगा, ठीक है बेटा। ओके ओके, तो आई एम श्योर कि आपको फर्स्ट और सेकंड प्रॉब्लम्स आर वेरी क्लियर टू यू। नाउ वी आर अप टू द थर्ड प्रॉब्लम, जिसमें कहा गया है अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एंथैल्पीज। तो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है 1 2 3 4 5। फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन जो है उसमें 12 इलेक्ट्रॉन है, ये मैग्नीशियम हो गया जो कि अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में 11 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम हो गया जो कि अल्कली मेटल होता है। थर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने 10 इलेक्ट्रॉन्स की दी हुई है, यानी नियोन हो गया, यानी नोबल गैस हो गया। फोर्थ में उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है वो दिया हुआ है 8, यानी कि ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। और फिफ्थ में हमारे पास है
7 इलेक्ट्रॉन यानी कि नाइट्रोजन, जिसके पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है। तो आपने इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो एक अल्कली मेटल हो गया, इसकी सबसे कम होगी, तो सोडियम को तो पहले लिख ही लेते हैं। फिर अल्कली मेटल से सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी पीरियोडिक टेबल में अल्कली मेटल की होती है, और उससे ज़्यादा अल्कलाइन अर्थ मेटल की होती है। यानी कि अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी पीरियोडिक टेबल में सबसे कम होती है, पर अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो अल्कली मेटल की कम होती है, अल्कलाइन अर्थ मेटल की ज़्यादा होती है। तो सबसे कम हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम की हो गई, उसके बाद किसकी होगी? मैग्नीशियम की। ऑक्सीजन एक ऑर्डिनरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो ऑक्सीजन की कम होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो लेकिन मैग्नीशियम से ज़्यादा होगी। उसके बाद हमारे पास नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, तो नाइट्रोजन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी डेफिनेटली ज़्यादा ही होगी, क्योंकि ये एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला एटम है। और उसके बाद हमारे पास नियोन आ गया, नोबल गैस। इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी बिकॉज ऑफ द रीज़न कि नियोन जो है वो एक नोबल गैस है, तो नोबल गैस की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो जब हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं ना, तो जब वो मेंशन नहीं करते तो हम हमेशा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो उसके हिसाब से अल्कली मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी अल्कलाइन अर्थ मेटल से कम है, और अल्कलाइन अर्थ मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से कम है। ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन से कम है, और नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी नियोन से कम है। उल्टा चलते हैं, नियोन की आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन से ज़्यादा है, नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा है, ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम से ज़्यादा है, मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम से ज़्यादा है। सो आई एम वेरी श्योर कि ये आपको थर्ड प्रॉब्लम क्लियर हो गई हो। अगर उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, लेकिन आपको ये नंबर देने पड़ेंगे। सोडियम का नंबर कौन सा है? सेकंड, यहाँ पे सेकंड लिख दो। मैग्नीशियम का नंबर कौन सा है? फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट लिख दो। ऑक्सीजन का नंबर कौन सा है? फोर्थ, यहाँ पे फोर्थ लिख दीजिए। और उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का नंबर कौन सा है? 5, यहाँ पे 5 लिख दीजिए। उसके बाद नियोन नोबल गैस का नंबर कौन सा है? थर्ड, यहाँ पे थर्ड लिख दीजिए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आयनाइजेशन एनर्जी और फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इस तरफ इंक्रीज करती है। ठीक है, आई एम वेरी श्योर कि आपको थर्ड प्रॉब्लम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो अब हम अब हम फोर्थ प्रॉब्लम पे चलते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम में उसने कहा है कि सोडियम और सोडियम प्लस में से किसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है। देखिए, सोडियम के पास फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1 है, तो इसकी ये अल्कली मेटल है, और अल्कली मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है। सोडियम प्लस में एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, जब सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो सोडियम प्लस बन जाता है, तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन किसके इक्विवेलेंट होते हैं? नियोन के, नोबल गैस के। तो आपको पता है कि 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 1s2 2s2 2p6। ये फुली फिल्ड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो सोडियम प्लस में से इलेक्ट्रॉन निकालना 2p6 में से बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो इसका मतलब सोडियम और सोडियम प्लस में से किसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी
ज़्यादा होगी, डेफिनेटली सोडियम प्लस की आयनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम के कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। ये आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया कि सोडियम और सोडियम प्लस में से किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, ये अल्कली मेटल की कॉन्फ़िगरेशन है। सोडियम प्लस जो है वो उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं जो कि नोबल गैस के इक्विवेलेंट हो गया। नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन होती है जो कि नोबल गैस की तरह बिहेव करती है, और उसमें से नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफ़िकल्ट होता है, तो इसलिए Na प्लस की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम के कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। ये फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट में आ जाइए, पोटाशियम या आर्गन। ऑब्वियसली आर्गन एक नोबल गैस है, इसका एटॉमिक नंबर बेशक 18 है, और पोटाशियम एक जो है अल्कली मेटल है, और अल्कली मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे कम होती है। तो नोबल गैस कोई भी हो, कोई भी, चाहे हीलियम हो, चाहे नियोन हो, चाहे आर्गन हो, चाहे क्रिप्टॉन हो, चाहे जिनोन हो, चाहे रेडोन हो, जितनी मर्जी नोबल गैसेस ले लो, कोई भी नोबल गैस को अगर अल्कली मेटल से कंपेयर करना पड़े तो ब्लाइंडेडली आंखें बंद करके आपने नोबल गैस को टिक कर देना है कि नोबल गैस की आयनाइजेशन एंथैल्पी अल्कली मेटल से ज़्यादा है। तो ये हमारी सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ आर्गन इज़ ग्रेटर दैन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ पोटाशियम। आई एम वेरी श्योर कि ये आपको क्लियर है, क्योंकि आर्गन जो है वो क्या है, नोबल गैस है। ठीक है, थर्ड आ जाइए, आयोडीन या आयोडाइड। देखिए आयोडाइड जो है इसको मैं एक पेपर पे समझा देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास आयोडीन है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 53 है। लाइक फ्लोरीन का 9 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, ब्रोमीन का 35 होता है, आयोडीन का 53 होता है। तो इसमें मैजिक नंबर यूज़ करते हैं 8, 18, 18, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट में अगर 8 ऐड कर दो 17 बन गया, फिर 18 ऐड कर दो, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 बन गया, फिर 18 ऐड कर दो तो 53 बन गया। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर है 53। इसमें प्रोटॉन 53 हैं, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो भी कितने हैं, 53 हैं। आपने बेटा इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, I नेगेटिव बन गया, प्रोटॉन तो 53 ही रह गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 54। तो 53 प्रोटॉन जो हैं 54 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाते। तो न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अच्छी तरह से अट्रैक्ट नहीं कर पाता, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है एक्सपैंड कर जाता है। तो एज ए रिज़ल्ट आयोडीन के मुकाबले में आयोडाइड का साइज़ जो है वो लार्जर हो जाता है। अब जब साइज़ लार्जर हो जाएगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होगा, ईजियर। हमने पढ़ा हुआ है कि अगर एटॉमिक साइज़ बड़ा होगा तो उसका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अच्छी तरह से अट्रैक्ट नहीं कर पाता। तो एज ए रिज़ल्ट आयोडाइड में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत ही ईजियर है। सो दैट इज़ वाई आयोडाइड की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कम है, और आयोडीन की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज़्यादा है। तो एज ए रिज़ल्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ आयोडीन इज़ ग्रेटर दैन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ आयोडाइड। क्लियर है? तो ये मैंने सारा कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में बताया, लेकिन आगे अगर आपको शॉर्टकट याद करना है तो शॉर्टकट ये है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एनॉइन इज ऑलवेज स्मॉलर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एनॉइन इज ऑलवेज स्मॉलर देन
फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इट्स पेरेंट एटम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ fluoride is smaller than first ionization energy of fluorine. Similarly, first ionization energy of chloride is smaller than first ionization energy of chlorine. Another example, first ionization energy of bromide is smaller than first ionization energy of bromine, and first ionization energy of iodide is smaller than first ionization energy of iodine. Or B, first ionization energy of H negative hydride is smaller than first ionization energy of hydrogen. Or first ionization energy of O negative या O2 negative is smaller than first ionization या O negative, क्योंकि हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ionization energy of O negative is smaller than फर्स्ट ionization energy of ऑक्सीजन। तो देखिए, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितनी सारी एग्जाम्पल्स दे दी, तो कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि एनॉइन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी अपने पेरेंट एटम से हमेशा 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 क्या होती है? कम होती है। पेरेंट एटम का मतलब जिससे वो बना होता है। गॉट इट? तो आई एम वेरी श्योर कि आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अच्छा, तो ये भी क्लियर होगी आपको। थर्ड प्रॉब्लम जिसको मैंने बहुत डिटेल में बताया, अब उसने कहा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है? ऑब्वियसली नाइट्रोजन की यार। नाइट्रोजन जो है वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो तो एक क्या है, ऑक्सीजन जो है एक ऑर्डिनरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत ही बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन निकालना कंपैरेटिवली नाइट्रोजन के ईजियर होता है, कंपैरेटिवली नाइट्रोजन के ईजियर होता है। सो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। आई एम वेरी श्योर ये आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, तो अब जो फिफ्थ प्रॉब्लम है हमारे पास, वो एक्चुअली फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी नहीं बल्कि सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी से डील करती है। तो अब इसमें ये कहा गया या पूछा गया है कि आप बताइए कि आर्गन और पोटाशियम में से सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हम सेकंड और थर्ड बिल्कुल इसके जैसे ही होगा, तो मैं आपको एक पार्ट इसका सॉल्व करवा देता हूँ। आर्गन और पोटाशियम में से सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा है? तो पहले आपको आर्गन और पोटाशियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। तो पहले हम लेट अस अज्यूम के पोटाशियम की लिख लेते हैं। तो पोटाशियम में 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है 4s1 है। तो 4s1 यानी वैसे भी अल्कली मेटल है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ईजियर है, तो इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही कम होगी। लेकिन जब आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो पोटाशियम जो है पोटाशियम प्लस बन जाएगा, और इसके पास 4s1 इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा आर्गन, यानी कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यानी ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन गई। तो K प्लस जो है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आर्गन की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसमें से अब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल है। इसका मतलब कि K प्लस में से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना या सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफ़िकल्ट है, इसलिए K प्लस की सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी या पोटाशियम की
सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ आर्गन। ऐसा क्यों? आर्गन में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, निकाल लिया तो ये आर्गन है, एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाला तो ये कॉन्फ़िगरेशन हैलोजन की बन गई। अब हैलोजन की आयनाइजेशन एनर्जी आर्गन जितनी तो नहीं होती, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन जो आपने निकाला वो इजीली रिमूव हो गया। तो इसका मतलब सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ आर्गन इज लेस देन सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ पोटाशियम। ठीक है, तो उसने पूछा है कि किसकी ग्रेटर है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ आर्गन इज स्मॉलर देन पोटाशियम, और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ पोटाशियम is greater than second ionization enthalpy of argon. Right? Is this clear to you? Similarly, आपको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बताना कि किसकी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रेटर है, फ्लोराइड और सोडियम के बीच में। तो पहले इनकी कॉन्फ़िगरेशंस लिखनी है, पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है, देखना है कि ये नोबल गैस वगैरह तो यहाँ हाफ फिल्ड तो नहीं बन गया, उसके बाद आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सॉल्यूशंस जो हैं वो मैंने सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, सेकंड पार्ट के भी और थर्ड पार्ट के भी। ठीक है, थर्ड पार्ट मैंने वैसे ही कहा कि आप खुद ट्राई कीजिए, सेकंड पार्ट मैंने यहाँ पे पूरा सॉल्व करके दे दिया है। तो आप आई एम वेरी श्योर कि अब आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी की ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स मैंने करवाने की कोशिश की है। आप अपनी बुक में से भी जहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी का टॉपिक ख़त्म होगा, जो सी भी रेफरेंस बुक आपके पास है, आप उसमें से जो प्रॉब्लम्स दी हुई हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी टॉपिक ख़त्म होने के बाद अनसॉल्व्ड या सॉल्व्ड, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। साथ में ये जो मैंने कहा है फिफ्थ का जो थर्ड पार्ट है वो आप अपने आप ट्राई कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, वी कॉल इट अ डे, लव यू ऑल, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेरी नाइसली। थैंक यू बच्चा।